मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। रमेश चंद की पुलिस महकमे में पूरी थाक थी। आम लोग उसे बहुत इज्जत देते थे, पर थाने का मुंशी अमीर चंद मन ही मन उससे रंजिश रखता था, क्योंकि उसकी ऊपरी कमाई के रास्ते जो बंद हो गए थे। वह रमेश चंद को सबक सिखाना चाहता था। 25 साला रमेश चंद गोरे लंबे कद का जवान था। उसके पापा सोमनाथ कर्नल के पद से रिटायर हुए थे, जबकि मम्मी पार्वती एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। रमेश चंद के पापा चाहते थे कि उनका बेटा भी सेना में भर्ती होकर लगन व मेहनत से अपना मुकाम हासिल करे, पर उसकी मम्मी चाहती थी कि वह उनकी नज़रों के सामने रहकर अपनी सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर खेतीबाड़ी करे। रमेश चंद ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए पुलिस में भर्ती होगा, और जहाँ कहीं भी उसे भ्रष्टाचार की गंध मिलेगी उसको मिटा देने के लिए जी जान लगा देगा। रमेश चंद की पुलिस महकमे में हवलदार के पद पर बेलापुर थाने में बहाली हो गई थी, जहां पर अमीर चंद सालों से मुंशी के पद पर तैनात था। रमेश चंद की परखी नज़रों ने भाप लिया था कि थाने में सब कुछ ठीक नहीं है। रमेश चंद जब भी अपनी मोटरसाइकिल पर शहर का चक्कर लगाता तो सभी दुकानदारों से कहता कि वे लोग बेखौफ होकर काम धंधा करें। वे ना तो पुलिस के खौफ से डरें और ना ही उनकी सेवा करें। एक दिन रमेश चंद मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। उसने देखा कि एक आदमी उसकी मोटरसाइकिल देखकर अपनी कार को बेतहाशा दौड़ाने लगा था। रमेश चंद ने उस कार का पीछा किया और कार को ओवरटेक करके एक जगह पर उसे रोकने की कोशिश की, पर कार वाला रुकने के बजाय मोटरसाइकिल वाले को ही अपना निशाना बनाने लगा था। पर इसे रमेश चंद की होशियारी समझो कि कुछ दूरी पर जाकर कार रुक गई थी। रमेश चंद ने कार में बैठे 2 लोगों को धुन डाला था और एक लड़की को कार के अंदर से महफूज बाहर निकाल लिया। दरअसल दोनों लोग अजय और निशांत थे, जो कॉलेज में पढ़ने वाली शुभलता को उस समय अगवा करके ले गए थे, जब वह बारिश से बचने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी घर जाने वाली बस का इंतज़ार कर रही थी। निशांत शुभलता को जानता था और उसने कहा था कि वह भी उस ओर ही जा रहा है, इसलिए वह उसे उसके घर छोड़ देगा। शुभलता की आंखें तब डर से बंद होने लगी थी जब उसने देखा कि निशांत तो गाड़ी को जंगली रास्ते वाली सड़क पर ले जा रहा था। उसने गुस्से से पूछा था कि वह गाड़ी कहाँ ले जा रहा है, तो उसके गाल पर अजय ने जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा था, तू चुपचाप गाड़ी में बैठी रह, नहीं तो इस चाकू से तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब निशांत ने अजय से कहा था, पहले हम बारी बारी से इसे भोगेंगे, फिर इसके जिस्म को इतने घाव देंगे कि कोई इसे पहचान भी नहीं सकेगा। पर रमेश चंद के अचानक पीछा करने से न केवल उन दोनों की धुनाई हुई थी, बल्कि एक कागज पर उनके दस्तखत भी करवा लिए थे, जिस पर लिखा था कि भविष्य में अगर शहर के बीच उन्होंने किसी की इज्जत पर हाथ डाला या कोई बखेड़ा खड़ा किया तो दफ़ा 376 का केस बनाकर उनको सजा दिलाई जाए। शुभलता की दास्तान सुनकर रमेश चंद ने उसे दुनिया की ऊंच नीच समझाई और अपनी मोटरसाइकिल पर उसे उसके घर तक छोड़ आया।
सुभलता के पापा विशंभर एक दबंग किस्म के नेता थे। उनके कई विरोधी भी थे जो इस ताक में रहते थे कि कब कोई मुद्दा उनके हाथ आ जाए और वे उनके खिलाफ मोर्चा खोलें। विशंभर विधायक बने, फिर धीरे धीरे अपनी राजनीतिक इच्छाओं के बलबूतों पर चंद ही सालों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। सिर्फ मुख्यमंत्री विशंभर की पत्नी चंद्रकांता ही इस बात को जानती थी कि उनकी बेटी सुभलता को बलात्कारियों के चंगुल से रमेशचंद ने बचाया था। बेलापुर थाने में नया थानेदार रोल्दू राम आ गया था। उसने अपनी सभी मातहत मुलजिमों को निर्देश दिया था कि वे अपना काम बड़ी मुस्तैदी से करें ताकि आम लोगों की शिकायतों की सही ढंग से जांच हो सके। थोड़ी देर के बाद मुंशी अमीरचंद ने थानेदार के कैबिन में दाखिल होते ही उसे सैल्यूट किया, फिर प्लेट में काजू बर्फी व चाय सर्व की। थानेदार रोल्दू राम चाय व बर्फी देखकर खुश होता हुआ कहने लगा, वाह मुंशी जी, वाह बड़े मौके पर चाय लाए हो। इस समय मुझे चाय की तलब लग रही थी। मुंशी जी, इस थाने का रिकॉर्ड अच्छा है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? थानेदार रोल्दू राम ने चाय पीते हुए पूछा। सर, वैसे तो इस थाने में सब कुछ अच्छा है, पर रमेशचंद हवलदार की वजह से यह थाना फल फूल नहीं रहा है। मुंशी अमीरचंद ने नमक मिर्च लगाते हुए रमेशचंद के खिलाफ थानेदार को उकसाने की कोशिश की। थानेदार रोल्दू राम ने मुंशी से पूछा, इस समय वह हवलदार कहाँ है? जनाब, उसकी ड्यूटी इन दिनों ट्रैफिक पुलिस में लगी हुई है। इसका मतलब यह कि वह अच्छी कमाई करता होगा। थानेदार ने मुंशी से पूछा, नहीं सर, वह तो पुश्तैनी अमीर है और ईमानदारी तो उसकी रग रग में बसी है। कानून तोड़ने वालों की तो वह खूब खबर लेता है। कोई कितनी भी तगड़ी सिफारिश वाला क्यों ना हो, वह चालान करते हुए जरा भी नहीं डरता। इतना सुनकर थानेदार रोल्दू राम ने कहा, यह आदमी तो बड़ा दिलचस्प लगता है। नहीं जनाब, यह रमेशचंद अपने से ऊपर किसी को कुछ नहीं समझता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि या तो इसका ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाए या हम ही यहाँ से चले जाएं। मुंशी अमीरचंद ने रोनी सूरत बनाते हुए थानेदार से कहा, अच्छा तो यह बात है, आज उसको यहाँ आने दो, फिर उसे बताऊँगा कि इस थाने की थानेदारी किसकी है। उसकी यह मेरी। तभी थाने के कंपाउंड में एक मोटरसाइकिल रुकी। मुंशी अमीरचंद दबे कदमों से थानेदार के कैबिन में दाखिल होते हुए कहने लगा, जनाब, हवलदार रमेशचंद आ गया है। अर्दाली ने आकर रमेशचंद से कहा, नए थानेदार साहब आपको इसी वक्त बुला रहे हैं। हवलदार रमेशचंद ने थानेदार रोल्दूराम को सल्यूट मारा। आज कितना कमाया थानेदार? रोल्दूराम ने हवलदार रमेशचंद से पूछा। सर, मैं अपने फ़र्ज को अंजाम देना चाहता हूँ। ऊपर की कमाई करना मेरे ज़मीर में शामिल नहीं है, हवलदार रमेशचंद ने कहा। थानेदार ने उसे झिड़कते हुए कहा, यह थाना है, इसमें ज़्यादा ईमानदारी रखकर काम करोगे तो कभी न कभी तुम्हारे गरीबान पर कोई हाथ डालकर तुम्हें सलाखों तक पहुंचा देगा। अभी तुम जवान हो, संभल जाओ। सर, फर्ज निभाते निभाते अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं, हवलदार रमेशचंद थानेदार रोल्दूराम से बोला। अच्छा, तुम्हारे यह प्रवचन सुनने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। थानेदार रोल्दूराम ने की आवाज़ में तल्खी उभर आई थी। दरवाजे की ओट में मुंशी अमीरचंद खड़ा होकर ये सब बातें सुन रहा था। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हवलदार रमेशचंद के बाहर जाते ही मुंशी अमीरचंद थानेदार से कहने लगा, साहब,
छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। आपने हवलदार को उसकी औकात बता दी। चलो जनाब, हम बाजार का एक चक्कर लगा लें। इसी बहाने आपकी शहर के दुकानदारों से भी मुलाकात हो जाएगी और कुछ खरीदारी भी। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं जरा क्वार्टर जाकर अपनी पत्नी से पूछ लूँ कि बाजार से कुछ लाना तो नहीं है, थानेदार ने मुंशी से कहा। क्वार्टर पहुंचकर थानेदार रोल्दूराम ने देखा कि उसकी पत्नी सुरेखा व 2 महिला कांस्टेबलों ने क्वार्टर को सजा दिया था। उसने सुरेखा से कहा, मैं बाजार का मुआयना करने जा रहा हूँ। वहाँ से कुछ लाना तो नहीं है बच्चों के लिए, खिलौने व फल सब्जियाँ वगैरह देख लेना, सुरेखा ने कहा। मुंशी अमीरचंद पहले की तरह आज भी जिस दुकान पर गया वहाँ नए थानेदार का परिचय कराया, फिर उनसे ज़रूरत का सामान मुफ्त में लिया और आगे चल दिए। वापसी में आते वक्त सामान के 2 थैले भर गए थे। मुंशी और अमीरचंद ने बड़े रोब के साथ एक ऑटो रिक्शा वाले को बुलाया और उससे थाने तक चलने को कहा। थानेदार को मुंशी अमीरचंद का रसूख अच्छा लगा। उसने एक कौड़ी भी खर्च किए बिना ढेर सारा सामान ले लिया था। अगले दिन थानेदार के जहन में रह रहकर यह बात कौंध रही थी कि अगर समय रहते हवलदार रमेश चंद के पर नहीं कतरे गए तो वह उन सब की राह में रोड़ा बन जाएगा। अभी थानेदार रोल्दूराम अपने ही ख्यालों में डूबा था कि तभी एक औरत बसंती रोती चिल्लाती वहां आई और औरत ने थानेदार से कहा, साहब, थाने से थोड़ी दूरी पर ही मेरा घर है, जहां पर बदमाशों ने रात को न केवल मेरे मर्द कर्मू को पीटा बल्कि घर में जो गहने कपड़े थे उन पर भी हाथ साफ कर गए। जब मैंने अपने पति का बचाव करना चाहा तो उन्होंने मुझे धक्का दिया, इससे मुझे भी चोट लग गई। थानेदार ने उस औरत को देखा जो माथे पर उभर आई चोटों के निशान दिखाने की कोशिश कर रही थी। थानेदार ने उस औरत को ऐसे घूरा मानो वह थाने में ही उसे दबोच लेगा। भले ही बसंती गरीब घर की थी, पर उसकी जवानी की मदकता देखकर थानेदार की लार टपकने लगी थी। अचानक मुंशी अमीरचंद केबिन में घुसा। उसने बसंती से कहा, साहब ने अभी थाने में ज्वाइन किया है। हम तुम्हें बदमाशों से भी बचाएंगे और जो कुछ वे लूट कर ले गए हैं उसे भी वापस दिलाएंगे, पर इसके बदले में तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम साहब जी? बसंती ने हैरान होकर मुंशी अमीरचंद से पूछा। हम अभी तुम्हारे घर जांच पड़ताल करने जाएंगे, वहीं पर तुम्हें सब कुछ बता देंगे। जी साहब, बसंती उठते हुए बोली। थानेदार ने मुंशी से फुसफुसाते हुए पूछा, बसंती से क्या बात करनी है? मुंशी ने कहा, हजूर, पुलिस वालों के लिए मरे हुए को जिंदा करना और जिंदे को मरा हुआ साबित करना बाएं हाथ का खेल होता है। बस अब आपको आगे का तमाशा देखते जाओ। अनन फनन थानेदार व मुंशी मौका-ए वारदात पर पहुँचे। फिर चुपके से बसंती व उसके मर्द को सारी प्लानिंग बताई। इसके बाद मुंशी अमीरचंद ने कुछ लोगों के बयान लिए और तुरंत थाने लौट आए। इधर हवलदार रमेश चंद को कानों कान खबर तक नहीं थी कि उसके खिलाफ मुंशी कैसी साजिश रच रहा था। थानेदार ने अर्दली भेजकर रमेश चंद को थाने बुलाया। हवलदार रमेश चंद ने थानेदार को सल्यूट मारने के बाद पूछा, सर, आपने मुझे याद किया? देखो रमेश, आज सुबह बसंती के घर में कोई हंगामा हो गया था। मुंशी जी, अमीर चंद को इस बाबात वहाँ भेजना था, पर मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ मौका-ए वारदात पर पहुँचकर कार्यवाही करो। वैसे हम भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है सर, हवलदार रमेश चंद ने कहा।
जैसे ही रमेश चंद बसंती के घर पहुंचा तभी उसका पति करमू रोते हुए कहने लगा, हजूर, उन गुंडों ने मार मार कर मेरा हुलिया बिगाड़ दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि रात को आप भी उन गुंडों के साथ थे। करमू के मुंह से यह बात सुनकर रमेश चंद आग बबूला हो गया और उसने 3-4 थप्पड़ उसे जड़ दिए। तभी बसंती बीच बचाव करते हुए कहने लगी, हजूर, इसे शराब पीने के बाद होश नहीं रहता। इसकी गुस्ताखी के लिए मैं आपके पैर पड़कर माफ़ी मांगती हूँ। इसने मुझे पूरी उम्र आंसू ही आंसू दिए हैं। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि इसे छोड़कर भाग जाऊं, पर भाग कर जाऊंगी भी कहाँ। मुझे सहारा देने वाला भी कोई नहीं है। आप मेरी खातिर गुस्सा थूक दीजिए और शांत हो जाइए। मैं अभी चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। बसंती ने उस समय ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि उसके उभार नजर आ रहे थे। शरबत पीते हुए रमेश की नज़रें आज पहली दफ़ा किसी औरत के जिस्म पर फिसली थी और वह औरत बसंती ही थी। रमेश चंद बसंती से कह रहा था, देखो बसंती, तेरी वजह से मैंने तेरे मर्द को छोड़ दिया, नहीं तो मैं इसकी वह गत बनाता कि इसे चारों ओर मौत ही मौत नजर आती। यह बोलते हुए रमेश चंद को नहीं मालूम था कि उसके शरबत में तो बसंती ने नशे की गोलियां मिलाई हुई थी। उसकी मदहोशी आंखों में जब अब ना जाने कितनी बसंतियां तैर रही थी। ऐन मौके पर थानेदार रोल्दू राम व मुंशी अमीर चंद वहां पहुंचे। बसंती ने अपने कपड़े फाड़े और जानबूझकर रमेश चंद की बगल में लेट गई। उन दोनों ने उनके फ़ोटो खींचे। वहाँ पर शराब की 2 बोतलें भी रख दी गई थी। कुछ शराब रमेश चंद के मुंह में भी उड़ेल दी गई। मुंशी अमीर चंद ने तुरंत हेडक्वार्टर में डीएसपी को इस सारे कांड के बारे में सूचित कर दिया था। डीएसपी साहब ने रिपोर्ट देखी कि मौकाए वारदात पर पहुंचकर हवलदार रमेश चंद ने रिपोर्ट लिखवाने वाली औरत के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। डीएसपी साहब ने तुरंत हवलदार रमेश चंद को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। अब सारा माजरा उसकी समझ में अच्छी तरह आ गया था, पर सारे सबूत उसके खिलाफ थे। अगले दिन अखबारों में खबर छपी थी कि एक नए थानेदार ने थाने का कार्यभार संभालते ही एक बेशर्म हवलदार को अपने थाने से सस्पेंड करवाकर नई मिसाल कायम की। रमेश चंद हवालात में बंद था। उस पर बलात्कार करने का आरोप लगा था। इधर जब मुख्यमंत्री बिशंबर की पत्नी चंद्रकांता को इस बारे में पता लगा कि रमेश चंद को बलात्कार के आरोप में हवालात में बंद कर दिया गया है, तो उसका खून खौल उठा। उसने सुबह होते ही थाने का रुख किया और रमेश चंद की जमानत देकर रिहा कराया। रमेश चंद ने कहा, मैडम, आपने मेरी नीयत पर शक नहीं किया है और मेरी जमानत करा दी है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चंद्रकांता बोली, उस वक्त तुमने मेरी बेटी को बचाया था, तब यह बात सिर्फ मुझे, मेरी बेटी व तुम्हें ही मालूम थी। अगर तुम मेरी बेटी को उन वहशी दरिंदों से ना बचाते तो ना जाने क्या होता और हमें कितनी बदनामी झेलनी पड़ती। आज हमारी बेटी शादी के बाद बड़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है, उनके मंसूबों को नाकाम करके तुम आगे बढ़ो। चंद्रकांता ने रमेश चंद को धीरज बंधाते हुए कहा, मैं आज ही मुख्यमंत्री जी से इस मामले में बात करूंगी, ताकि जिस सच के रास्ते पर चलकर अपना वजूद तुमने कायम किया है वह मिट्टी में ना मिल जाए। अगले दिन ही बेलापुर थाने की उस घटना की जांच शुरू हो गई थी। अब तो स्थानीय दुकानदारों ने भी अपनी अपनी शिकायतें लिखित रूप में दे दी थी। थानेदार रोल्दू राम व मुंशी अमीर चंद अब जेल की सलाखों में थे। रमेश चंद भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई जीत गया था।
तो उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।